सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार, विषय अध्यापक ऑटोमोबाइल, SRP इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन से आप लोगों को कक्षा 12 व्यावसायिक वर्ग वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल विषय को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लॉकडाउन में ये निर्णय लिया है। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ये बात आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ये निर्णय लिया है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिए जाएं। लॉकडाउन में घर से आप लोग बाहर ना निकलें। स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल बंद हैं, सारा देश बंद है। तो छात्रों के हित के लिए ये सरकार ने निर्णय लिया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिया जाए। तो उसके अंतर्गत पिछले 20 अप्रैल 2020 से आप सभी को अनवरत ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब विदित होंगे, आप सभी को ये बताया गया है कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। तो भारत सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सभी को इससे बचने के लिए, इसके बचाव के जो उपाय बताए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उनका आप लोग कड़ाई से पालन करें। परिवार के लोगों को बार बार इसके बारे में बताएं। मोहल्ले के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को जो निर्देश मैं बार बार अपने प्रत्येक वीडियो में देता आ रहा हूँ वो आप लोग बताएंगे। निर्देशों में मैं पुनः दोहराता हूँ कि निर्देशों में सर्वप्रथम आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। बिना किसी काम के बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है कि आपको घर से बाहर निकलना है तो अपने नाक और मुंह को मास्क से, रूमाल से या गमछे से यानी साफ़ी से, हमारे बुंदेलखंड में वैसे भी साफ़ी का बड़ा प्रचलन है, तो साफ़ी से बांध के अपने गमछे से अपने नाक और मुंह को ढक कर ही घर से बाहर निकलें। और सोशल डिस्टेंसिंग यानी किसी दूसरे व्यक्ति को ना छुएं। कम से कम 1 मीटर की दूरी से उससे बात करें। और बात करने में ये ध्यान रखें कि आप अपने मुंह और नाक को ढक के ही बात करें। वैसे दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों ये संक्रमण की बीमारी है। खांसने से, छींकने से, स्पर्श करने से या किसी वस्तु, जो संक्रमित व्यक्ति है वो वस्तु को छूता है, फिर आप उसे छूते हैं, तो ये सभी से फैलने की संभावना रहती है। इसलिए आपके बचाव के लिए, सावधानी के लिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। किसी दूसरे व्यक्ति को टच ना करें। घर पर भी रहें या आप कहीं से आ रहे हैं या घर पे हैं,
तो बार बार बैठे हैं आप, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या घर से इधर से उधर या कोई सामान उठा नहीं कर रहे हैं, तो अधिकांश देखा होगा पहले हाथ धुलते थे, लेकिन आज स्थितियां दूसरी हैं। आज आपको बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना है और कम से कम साबुन लगा के 20 सेकेंड के लिए हाथों को मलना है बहुत अच्छे से। हाँ, एक चीज़ और छात्रों में बताना चाहता हूँ, मैं अपने इतने वीडियो में आपको दे चुका हूँ, बना चुका हूँ, इतने क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज यानी कल से मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ है। बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य चल रहा है वर्तमान में। तो मैं कल भी और आज भी जब मैं गया तो मैंने ये देखा कि इक्का दुक्का जो लोग दिखे या लेबर वर्ग या जो आ रहे हैं रास्ते में या हमारे शिक्षक साथी या वहाँ पे कर्मचारी, तो मैंने ये चीज़ बड़े गौर से देखी है कि अधिकांश लोग सेविंग बड़ी रखे हैं। मैं मानता हूँ कि सैलून की दुकानें बंद हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ से सेविंग कर सकते हैं। तो छात्रों, ये ध्यान देना है कि सेविंग को बड़ी नहीं रखना है। आजकल प्रचलन में है, एक फैशन में आ गया है कि सेविंग को रखना, दाढ़ी को बड़ी बड़ी रखना, ये फैशन में आ गया है। लेकिन ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से भली भांति जान लें, क्योंकि जितना खुला हुआ फेस आप साफ कर रख सकते हैं, उतना बालों युक्त फेस को साफ रखना बहुत ही मुश्किल है। चेहरे को साफ रखना, तो इसलिए सेविंग बड़ी बड़ी ना होने दें, क्योंकि बैक्टीरिया, आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी है, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो वो काफ़ी देर तक उन बालों में रह सकता है। तो अपने बचाव के लिए, सावधानी के लिए ये चीज़ बिल्कुल फैशन कुछ नहीं। आप लोग अपनी सेविंग को नहीं बढ़ाएंगे, सेविंग बना के ही, मूछें छोटी या क्लीन शेव होते हैं तो क्लीन शेव, लेकिन सेविंग बड़ी नहीं रखेंगे, ये चीज़। दूसरा कि नाखून बिल्कुल भी बड़े ना होने दें। जब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बार बार हाथ धुलने हैं, तो किस लिए? साफ सफाई के लिए। तो ये चीज़ आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब नाखून बड़े होंगे तो उसमें गंदगी स्वाभाविक है थोड़ा बहुत रुकेगी। तो वो गंदगी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इस संक्रमण की महामारी में, खासकर इस संक्रमण की महामारी में, ये बहुत ही घातक हो सकती है। इसलिए नाखूनों को बिल्कुल ही छोटा रखें, बिल्कुल नाखूनों को हर 2-4 दिन में, हफ्ते में काटते रहें, नाखूनों को बड़ा नहीं रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें। मैं देख रहा हूँ, वीडियो में देखता हूँ, कई लोग डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, समाचारों में सुन रहा हूँ कि आजकल जब घर पे सभी हैं तो एक त्योहारों जैसा बराबर हो रहा है। आज नहीं, आज ये बनाएंगे, आज ये नहीं, ये खाएंगे, ये होगा, वो होगा, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। जबकि ये मौसम कैसा है? ये उतार चढ़ाव वाला मौसम है। इस मौसम में बहुत ही जल्दी तबीयत बिगड़ने लगती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो आप लोग खान पान का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का ठंडा पानी या बर्फ़ डला पानी कदापि ना लें। ताज़ा पानी, सुबह गुनगुना पानी, ताज़ा पानी, यही प्रयोग करें। ये चीज़ ध्यान रखें कि आप लोगों को
जो निर्देश दिए गए हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो आप लोग अपने आप को जो सुरक्षा के लिए निर्देश हैं उन सभी का आप लोग पालन करेंगे। अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को, सभी लोगों को इसके लिए बार बार इसके लिए आप लोग बताते रहेंगे और प्रेरित करेंगे कि निर्देशों को कड़ाई से मानना है। मैं आज की क्लास प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि मैं अपने पिछले क्लास में, बीते हुए कल की क्लास में और उससे भी पहले की क्लास में मैं आपको आजकल फ्यूल सप्लाई सिस्टम द्वितीय प्रश्न पत्र में, ऑटोमोबाइल के द्वितीय प्रश्न पत्र में अध्याय चौथा और द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला अध्याय, वैसे चौथा अध्याय लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में पहला, जिसमें हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने कल आपको इंजेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ाया। आज मैं आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप टाइमिंग, इसके अंतर्गत फ्यूल इंजेक्शन पंप टाइमिंग, फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग को आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सभी छात्र समझें कि डीजल इंजनों में फ्यूल इंजेक्शन पंप व उसे इंजन के साथ बांधने के लिए, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इंजन में किस तरीके से कराना है, तो उसकी जो टाइमिंग होती है उसे बांधने के लिए बहुत ही सावधानी और कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा बोल्ट होता है कस दिया और हो गया, नहीं, इसके लिए बहुत ही सावधानी और कुशलता की आवश्यकता होती है। इंजन व पंप, जो इंजेक्शन पंप होता है और इंजन और इंजेक्शन पंप का संबंध अगर कुछ थोड़ी बहुत डिग्री इधर उधर होगा तो ये मान लो कि इंजन की गति या इंजन के चलने में दिक्कतें आएंगी, इंजन सही नहीं चलेगा। पंप फिट करने के लिए हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने क्रम दिए, कुछ क्रम दिए हैं, तो जिसमें पहला क्रम आता है कि इंजन के एक नंबर सिलेंडर को जब पंप हम सेट करते हैं, पंप लगाते हैं, तो उस समय फिट करते समय कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें नंबर 1 पे सबसे पहले आता है कि इंजन के एक नंबर सिलेंडर है के पिस्टन को टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से कुछ डिग्री पूर्व टाइमिंग के निशान, जो टाइमिंग निशान होते हैं, जो टाइमिंग गियर होता है उसमें टाइमिंग निशान होते हैं, तो टाइमिंग निशान के अनुसार ही इनको फिट करें। दूसरा पॉइंट आता है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप को उसके स्थान पर बैठाकर, कि जहां फ्यूल इंजेक्शन पंप को लगना है उसके स्थान पर बैठाकर, अच्छे से जब वो फिट हो जाए बैठाकर हाथ से टाइट करें, बोल्ट होगा वो थोड़ा सा हाथ से टाइट करें, तथा कपलिंग के, जो इंजन की कपलिंग होती है, कपलिंग के बोल्टों को थोड़ा ढीला करें। ठीक,
अगला पॉइंट नंबर तीसरा पॉइंट है फ्लाई व्हील पर टाइमिंग मार्क को देखें। फ्लाई व्हील पर टाइमिंग मार्क होता है, फ्लाई व्हील में भी टाइमिंग मार्क होता है। जो अपन लोग टाइमिंग गियर लगाते हैं तो टाइमिंग गियर में फ्लाई व्हील पर भी टाइमिंग मार्क होता है, जीरो होता है, किसी में तीर लगा होगा, दोनों तरफ निशान बने होते हैं। तो टाइमिंग मार्क को देखें व सेट करें, ये तीसरा पॉइंट। नंबर 4 है इंजेक्शन पंप की इंजेक्शन प्लेट खोलें। जो इंजेक्शन पंप होता है उसमें जो इंजेक्शन प्लेट होती है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट को खोलकर पहले प्लंजर को उठने को, यानी पहला जो प्लंजर हो उसको उठने की स्थिति में, कि बिल्कुल उठने वाला हो। जैसे अपन लोग चलते हैं तो एक पैर जमीन पे होता है, दूसरा उठने वाला होता है, कुछ एड़ी उठी रहती है, ऐसे ही उठने को तैयार की दशा में इसे सेट करें। ऐसा नहीं है कि वो नीचे ही बैठा, उठने की दशा में इसको सेट करें। नंबर 5 इसी समय पंप कपलिंग। जो पंप की कपलिंग है इसी समय, जब वो बिल्कुल उठने को तैयार हो। अगले पॉइंट पे कि जब क्या करेंगे, पंप की कपलिंग व इंजन कपलिंग जोड़कर, दोनों कपलिंगों को जोड़कर हम टाइट कर देंगे। अगला पॉइंट है नंबर 6 इंजन को स्टार्ट करके चेक करेंगे। स्लो हाई स्पीड देखिए, स्पीड भी बढ़ाएंगे, स्लो करेंगे, इससे स्टार्ट करके हम चेक करें। ठीक है, ये पंप को फिट करने के तरीके बिंदु हैं जो प्रमुख होते हैं। इन 6 पॉइंटों को चेक करके ही आप पंप को फिट करेंगे। डीजल इंजेक्शन प्रणाली में जब कोई भी है, देखिए ऑटोमोबाइल में इंजन मशीनरी जब चलेगी तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, घिसावट होती है, कुछ ना कुछ कमी आती है, तो इसमें भी कुछ दोष आते हैं। डीजल इंजेक्शन प्रणाली में कुछ दोष आते हैं। डीजल इंजेक्शन प्रणाली के सामान्य दोष। डीजल इंजेक्शन प्रणाली के सामान्य दोष। क्योंकि जब इंजन चलता है, अपना ही शरीर है, चलते चलते इसमें भी कमी आ जाती है, कभी कुछ कमी, कभी तबीयत डिस्टर्ब, ऐसे ही इंजन में घिसावट होती है। तो घिसावट होती है तो इसमें भी इंजेक्शन सिस्टम में भी कुछ सामान्य दोष आ जाते हैं। प्रायः सही पंप एक बार फिट करने के बाद, प्रायः क्या होता है कि जब हम इंजेक्शन पंप को एक बार फिट कर देते हैं तो ये बहुत दिनों तक इंजेक्शन कार्य करता रहता है। ये तो इंजेक्शन कार्य करता रहेगा क्योंकि ये एक बार फिट हो गया, और इसका हमने जो प्रेशर टेस्टर से है, जो मैं सब कुछ हमने चेक करके इसको लगाया, तो ये काफ़ी दिन तक काम करता है। तो क्या होता है, परंतु कुछ दिनों के बाद जब चलता रहे, कुछ दिनों के बाद यानी काफ़ी दिनों के बाद इंजन को ठीक चलने में, यानी इंजन की जो चलता है उसको चलने में कुछ परेशानियां या बाधाएं आने लगती हैं, और उन बाधाओं का जो मुख्य कारण है या मुख्य बिंदु हैं, जो दोष हैं, पंप को काफ़ी दिन चलने के बाद, तो पंप के बाद इंजन में अगर चलने में बाधा आ रही है तो इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हो सकते हैं, क्या क्या आप उनको चेक करना है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट, सबसे पहले हमें टंकी में तेल को, फ्यूल को चेक करना है कि टंकी में तेल है या नहीं है, अथवा वेंट हॉल, जो वेंट हॉल होता है जिससे फ्यूल की सप्लाई होती है, वेंट हॉल बंद है। सबसे पहले ये चेक करें। इसके बाद
ये चेक करें कि कहीं से एयर लीक तो नहीं है, हवा तो लीक नहीं हो रही है। डीजल के साथ हवा कहीं लीक होगी तो स्वाभाविक है कि डीजल इधर उधर टपकेगा या लीक होगा। तीसरा, डीजल लाइन में लीकेज है। कहीं पे डीजल लाइन, इतनी लंबी लाइन है, फ्यूल टैंक से लेके और पंप तक लाइन होती है, फिल्टर ये सब में कहीं डीजल लाइन की लीकेज है। फिल्टर गंदे होने के कारण भी होता है। चौथा है कि जब फिल्टर अगर गंदे हो जाते हैं तो दिक्कत आने लगती है। पांचवा, फ्यूल ट्रांसफर पंप। जो फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है वो भी दोषपूर्ण हो जाता है। जो फ्यूल को ट्रांसफर करने वाला होता है, जो मैंने बताया कि आपको फ्यूल इधर से उधर ले जाने की स्थिति में उसमें भी दोष आ जाता है, तो इंजन चलने में इंजन को दिक्कत आने लगती है। अगला है छठवां, फ्यूल इंजेक्शन पंप का जाम होना। फ्यूल इंजेक्शन पंप चलते चलते जाम हो जाते हैं, ये भी जाम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सातवां कि गवर्नर का जो लीवर होता है, जैसे एक्सीलेटर से संबंध होता है, तो जैसे अपन लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो लीवर अप डाउन होता है, बढ़ता है, घटता है। जो डीजल की मात्रा को स्पीड के अनुसार कम ज़्यादा करता है, तो वो लीवर अगर जाम है तो इंजन दिक्कत करेगा। नंबर 8 है लुब्रिकेशन की कमी, कि जिन पार्टों में हमें लुब्रिकेशन करना है, यानी स्नेहन करना है, उन पार्टों में लुब्रिकेशन कम हो जाने के कारण इंजन में दिक्कत होने लगती है। 9वां है इंजेक्टर पाइपों का बंद होना या लीक होना। इंजेक्टर पाइप जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, कभी कभार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चल रहे हैं कचड़ा पचड़ा से बंद हो जाते हैं। 10वां है इंजेक्टर का जाम होना, इंजेक्टर भी जाम हो जाता है। तो ये पॉइंटों को हमें चेक करना है। अब आते हैं कि डीजल इंजेक्शन के जब इंजेक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ दोष आते हैं, उसके कारण भी होते हैं कि किस कारण से दोष आया है इंजेक्शन में और उसका उपचार क्या है। डीजल इंजेक्शन के मुख्य दोष, अगला पॉइंट है डीजल इंजेक्शन के दोष कारण तथा उपचार। डीजल इंजेक्शन के दोष, क्या दोष आ सकते हैं, कारण क्या है तथा इसका उपचार क्या है। तो छात्रों, डीजल इंजेक्शन में जो दोष प्रथम जब हम देखेंगे तो इसमें दोष क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा डीजल नहीं आना, कि फ्यूल पंप है वो इंजेक्शन कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उसमें डीजल ना आना। तो इसका कारण क्या हो सकता है। पहला कारण, कभी भी ये ध्यान रखना कि कोई चीज़ इंजन की खोला खाली करने से पूर्व जब फ्यूल संबंधी समस्या हो कि डीजल जैसे नहीं आना, तो सबसे पहले फ्यूल टैंक को देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि फ्यूल टैंक में डीजल ना हो। तो अगर डीजल नहीं है तो डीजल को भरेंगे, यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा अगर डीजल नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है कि फ्यूल टैंक में डीजल नहीं है। उपचार कि हम डीजल भरेंगे।
दूसरा कारण हो सकता है डीजल इनलेट पाइप बंद है, कि जहाँ से डीजल को इन करना है वो पाइप बंद है, तो पाइपों को साफ करना पड़ता है। इसमें ही अगला कि डीजल फिल्टर बंद है, कभी कभार फिल्टर जाम हो जाते हैं, तो जब डीजल के फिल्टर अगर जाम हैं तो फिल्टरों को बदलें या साफ़ करें उपचार में, अमूमन सी बात है। और अगर जब डीजल ख़त्म हो जाता है तो देखा होगा कि इंजन नहीं कहते कि एयर ले गया, तो उसमें एयर लॉक आ जाता है। एयर लॉक आ जाता है तो पंप के ऊपर वोल्ट लगे होते हैं, उनके द्वारा या एयर पंप होता है वो चलाकर एयर को निकाले। ये उपचार हो गए। अब आता है कि डीजल की पूरी मात्रा का पंप ना होना, कि हमें जितना इंजेक्शन करना है उतना इंजेक्शन नहीं हो रहा, एक ये भी दोष है। दूसरा दोष है कि जो इंजेक्शन जितना हमें डीजल का करना वो नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो डिलीवरी वाल्व है, कारण क्या हो सकते हैं कि जो डिलीवरी वाल्व है वो कहीं लीक है, कहीं लीक है कि डीजल कहीं और निकल जा रहा है, तो ऐसे में हम वाल्व सीट को बदलेंगे उपचार में वाल्व सीट, क्योंकि डीजल का लीक होना यानी वाल्व की सीट का खराब होना, तो हम डीजल जो वाल्व सीट होगी वो बदलेंगे। अगला पॉइंट, डीजल के जो जॉइंट होते हैं वो ढीले हो, जॉइंट ढीले होने से भी डीजल लीक होने लगता है, तो जो अपन को पंप जिस मात्रा में पंप करना है वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी जॉइंटों को, जो जॉइंट हैं वो कसेंगे। तीसरा दोष क्या आता है कि कंट्रोल रॉड का ना चलना, जो कंट्रोल रॉड होती है प्लंजर की वो नहीं चल रही, तो कारण क्या हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जब मूवमेंट वाली होती है तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि इस पर कचड़ा तो नहीं है, कचड़ा के कारण भी जाम हो जाती है, तो ये चीज़ देखें कि पंप कंट्रोल यानी रॉड का ना चलना। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि पंप प्लंजर फंसा है या रैक या रॉड पर गंदगी है, कचड़ा जमा है, तो उपचार में कि उसको खोलकर साफ करें, कचड़े को साफ कर देंगे, पंप रॉड चलने लगेगी। नंबर 4, डीजल की अनियमित सप्लाई, कि कभी डीजल ज़्यादा हो जा रहा कभी कम हो रहा, ये दोष आता है। तो इस दोष में हमें सबसे पहले जो मैंने बताया कि डीजल ख़त्म होने पर एयर लॉक हो जाती है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एयर चेक करेंगे। हम एयर लॉक खोलेंगे कैसे, एयर ब्लीडिंग करके, जो एयर ब्लीडिंग होती है यानी एयर को निकालेंगे। कारण एक और हो सकता है कि डिलीवरी वाल्व टूटा हो, तो डिलीवरी वाल्व को बदलेंगे। प्लंजर स्प्रिंग भी टूट जाती है, तो हम प्लंजर स्प्रिंग बदलेंगे। टैपेट रोलर भी घिस जाते हैं, तो हम टैपेट रोलर को बदलेंगे, नया रोलर बदलेंगे। और गंदा फिल्टर का गंदा होना भी फ्यूल की अनियमितता को बढ़ाता है, तो इसमें क्या करेंगे कि फिल्टर साफ करें या नया बदलें। ठीक है, ये किसके, डीजल इंजेक्शन के मुख्य दोष और कारण तथा उपचार हुए। अब इंजेक्शन के बाद इंजेक्टर के दोष, कारण एवं उपचार। इंजेक्टर के, ये इंजेक्शन है, अब ये इंजेक्टर के दोष, कारण तथा उपचार। इसमें दोष में इंजेक्शन प्रेशर कम है। सबसे पहले इंजेक्शन का जो प्रेशर है तो वो कम है,
तो किस कारण हो सकता है कि इंजेक्टर सही एडजस्ट नहीं है, इसलिए प्रेशर कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एडजस्टमेंट सही करेंगे। एक कारण और हो सकता है कि इसकी स्प्रिंग टूटी है, तो हम स्प्रिंग बदलेंगे। एक कारण और हो सकता है कि नीडल वाल्व अटक रहा है या सही काम नहीं कर रहा है, तो हम नीडल वाल्व को साफ करके पुनः लगाएंगे या बदलेंगे, या नीडल वाल्व खराब है तो नीडल वाल्व को बदलेंगे। ये सब क्या कारण से? इंजेक्शन प्रेशर का कम होने के ये मुख्य कारण हो सकते हैं, और इनके उपचार ये हैं जो मैंने बताए। दूसरा है इंजेक्शन प्रेशर का अधिक होना। कभी कभार इंजेक्शन प्रेशर अधिक होता है, तो जब अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में कंप्रेशन स्क्रू अधिक कसा है, तो हम कंप्रेशन स्क्रू को ढीला करेंगे, सही टाइट करेंगे, ढीला करके जितना आवश्यकता होगी। और एक पॉइंट और, नोजल वाल्व जाम है, जो नोजल का वाल्व होता है वो जाम होता है, तो ऐसे में हम साफ करके फिट करें या वाल्व को बदलें। ये उपचार कारण में जब नोजल वाल्व हैं तो उनको बदलेंगे, स्वाभाविक है, साफ करेंगे। कैसी स्थिति में? जब प्रेशर अधिक है। तीसरा दोष, इंजेक्टर में एक डीजल बूंद के रूप में टपकता है, बूंद के रूप में, जो उसमें हम लोग इंजेक्टर को क्या कराते हैं कि इसमें छोटे छोटे कणों में प्रोवाइड, तो ये बूंद के रूप में टपकता है। तो कारण क्या होगा कि नोजल वाल्व कटा है। नोजल का वाल्व होता है वो कहीं का ना कहीं कटा है, या डिस्टर्ब है, या कहीं से दोष रहित है, तो उसमें नया नोजल वाल्व बदलेंगे। उपचार दोष जो बूंद बूंद के रूप में टपकना है, तो इसमें एक कारण और हो सकता है कि नोजल वाल्व अटकता है। कभी कभार नोजल वाल्व अटकने लगते हैं, तो नोजल वाल्व को साफ करके या नया डाल के हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। इसका उपचार ये है। अंत में चौथा के जोड़ लीक करते हैं। इंजेक्शन के बाद जो इंजेक्टर हैं, इंजेक्टर में क्या होता है कि जो जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, वो लीक करते हैं। तो इनमें लीक कैसे होता है? कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि नोजल वाल्व का ढीला होना। नोजल के जो वाल्व हैं वो ढीले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम नोजल वाल्व को कसेंगे, क्योंकि ढीले होने से भी लीकेज होता है। और कैप नट, जो कैप की नट होती है, ऊपर से कैप होता है इंजेक्टर पे, वो कैप नट का ढीला होना। जब कैप नट ढीला होगा तो स्वाभाविक है कि लीकेज होगी, तो हम कैप नट को टाइट कर देंगे। ये इंजेक्टर के दोष, कारण तथा उपचार। सभी छात्र इससे संबंधित हम प्रश्न आप सभी को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो ग्रुप ऑनलाइन कक्षा 12 ऑटोमोबाइल SRP इंटर कॉलेज SRPIC का जो लोगो लगा हुआ है, हम उस पर आपको डालेंगे। आप लोग प्रतिदिन, पुनः मैं आप लोगों को आदेशित करता हूं, समस्त छात्रों को आदेशित करता हूं, मैं बार बार आदेश दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि कुछ छात्र नेटवर्क कवरेज के कारण या किसी और समस्या के कारण, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, किसी के पास रिचार्ज नहीं है, कहीं आंधी आ गई है तो लाइट नहीं है, कहीं कोई और समस्याएं, हो सकता है कि कुछ छात्रों की समस्याएं हों, लेकिन फिर भी मेरा ये वीडियो देखने के बाद मेरा ये आदेश तत्काल मानेंगे। सभी छात्र, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन क्लास में आपको विषय से संबंधित जो नोट्स या सामग्री, चाहे वो फ़ोटो के रूप में हो, चाहे PDF फाइल के रूप में हो, जो आपको भेजी जाती है, कोई भी विषय की, जो आप विषय लिए हों, उन सभी विषयों की आप लोग उसको
फेयर लिखकर, रजिस्टर पे फेयर लिखकर, साफ सुथरा लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे काम की फ़ोटो के, आज के क्लास में जितना पढ़ाया गया वो सभी काम, पूरे काम की फ़ोटो सबकी नहीं खींचनी है। आप प्रमाण के लिए अपनी उपस्थिति के लिए कम से कम 1 पेज की फ़ोटो खींचकर ग्रुप पर डालेंगे। ग्रुप प्रतिदिन 8 से लेकर 2 बजे तक, जो आप लोगों का समूह है, जिस समूह में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो ग्रुप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक समस्त छात्रों के लिए ओपन रहता है कि कोई भी छात्र उस समूह में SMS भेज सकता है या अपनी समस्या का निराकरण लिखकर या रिकॉर्डिंग के माध्यम से करा सकता है। लेकिन ये 8 बजे से लेके, सुबह 8 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे तक ही संभव है। तो आप लोग अपना फेयर काम की फ़ोटो खींचकर प्रतिदिन ग्रुप पे भेजेंगे। ये क्यों? क्योंकि क्लास ऑनलाइन चल रहे हैं। जब आप ऑफलाइन होते हैं, विद्यालय में, डे बोर्डिंग में आते हैं, विद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो आपकी अटेंडेंस होती है, उपस्थिति रजिस्टर पर आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो वो उपस्थिति के लिए आपके क्लास को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी फ़ोटो खींचकर, प्रतिदिन की फ़ोटो खींचकर ग्रुप पे डालो, तभी आप लोगों की उपस्थिति मानी जाएगी। और मैं ये पुनः दोहराता हूँ कि हमारी यूपी बोर्ड में या सभी बोर्डों में ये देखा होगा, जाना होगा, आप लोग स्टूडेंट पढ़े हैं या जब एडमिशन लिए हो तब हम लोगों ने ये बताया, हमारे प्रधानाचार्य जी ने, हमारी समिति ने, जो हमारी प्रवेश समिति होती है, प्रवेश समिति के सदस्यों ने ये आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की उपस्थिति कम से कम 75% अनिवार्य है। और अगर 75% से कम होगी तो आपको बोर्ड परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है कि आप बोर्ड परीक्षा, बोर्ड जो है, बोर्ड को ये अधिकार होगा कि वो आपको परीक्षा देने से रोक सकता है। तो इसलिए उपस्थिति के लिए प्रतिदिन आपको आना नहीं है, आपको अपने घर पे बैठकर ही प्रतिदिन फेयर काम, जो जो विषय आप लिए हैं, जो जो हमारे अध्यापक, विषय अध्यापक, विद्वान अध्यापक जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन सब का जो विषय आप लिए, उन सभी का फेयर काम करके उसकी कम से कम 1 फ़ोटो प्रतिदिन के, जैसे आज 15 तारीख में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आज 15 तारीख के काम की जो मैंने पढ़ाया उसकी फेयर काम की 1 फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप पर डालेंगे, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी, अन्यथा आप अनुपस्थित माने जाएंगे। या जिन छात्रों को कोई समस्या है कि किसी के पास रिचार्ज नहीं है, किसी का फ़ोन चार्ज नहीं है, किसी के यहाँ बिजली नहीं आ रही है, किसी का फ़ोन ख़राब हो गया है, या और भी कोई समस्या हो, तो वो अपने दूसरे जो छात्र संपर्क में हो उनके माध्यम से ग्रुप पर इसका जवाब लिख के भेजें कि हमने किस कारण से हम काम की फ़ोटो नहीं भेज पाए, तो आप लोगों को कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन काम दिखाना प्रतिदिन अनिवार्य है, तभी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए जो आप लोगों को निर्देश दिए हैं उनका बार बार कड़ाई से पालन करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हाथों को साफ रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।